गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज बात करेंगे एसएलई की, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस की। इसके कारण, लक्षण और इलाज को समझेंगे और इससे संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि क्या बीमारी को 100% केस में क्योर किया जा सकता है, इस बीमारी से क्या क्या नुकसान हो सकता है, कितने दिन तक इलाज चलता है, कैसे बचे, ये सारे विषय इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएलई की, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस। क्या बीमारी है ये एक तरीके की ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर के खुद के सेल्स ही शरीर के खुद के सेल्स को मारने लगते हैं। तो ऑटो इम्यून बीमारी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इसका 100% केस में क्योर हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता। कुछ लोगों को बीमारी आती है, फिर चली जाती है, फिर से आ जाती है। कुछ लोगों को बीमारी इतने लो लेवल पे रहती है कि उनको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। कुछ लोगों की ज़्यादा सीवियर हो सकती है। तो इसकी सीवियरिटी माइल्ड से लेके मॉडरेट टू सीवियर तक हो सकती है। ऑटो इम्यून बीमारी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे शरीर के अंदर ही गड़बड़ रहता है। हमारे शरीर के इम्यून सेल्स हैं जो कि गड़बड़ करते हैं, अपने ही शरीर के सेल्स को नहीं पहचान पाते और मारने लगते हैं। ये जो एसएलई की बीमारी है, ये ना किसी इन्फेक्शन के कारण हुई है, ना किसी चीज़ की कमी हो रही है, ना कोई तरह का कैंसर है। तो जब इस तरीके की समस्या नहीं है तो इसको 100% केस में हम क्योर कर पाएंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। इसमें पेशेंट को जो लक्षण आते हैं उसको कंट्रोल करना रहता है और साथ में इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो और जिस आर्गन को अफेक्ट किया है उस आर्गन से संबंधित फिर दवाइयाँ चलती हैं। जो कॉम्प्लिकेशन आते रहते हैं, जो सिम्टम्स आते रहते हैं, उसको बचाने के लिए दवाइयाँ देते रहते हैं। अब एसएलई और एक लूपस बीमारी करके ऐसा सुना होगा आपने, तो सबसे पहले मैं उसकी बात करता हूँ कि लूपस भी यही बीमारी है। जो लूपस सिंड्रोम होता है वो 4 टाइप का होता है। उसमें एक एसएलई है, एक क्यूटेनियस लूपस है, मतलब सिर्फ स्किन में लूपस का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। एक ड्रग इंड्यूस लूपस होता है जो कुछ दवाइयों से हो जाता है, और एक नियोनेटल लूपस होता है जो कि छोटे बच्चों में होता है। मदर से एंटीबॉडी आती है जो छोटे बच्चों को जब गर्भ में पल रहता है तो उसको अफेक्ट करते हैं। तो लूपस 4 टाइप का होता है, एसएलई, क्यूटेनियस, ड्रग इंड्यूस और नियोनेटल। इसमें जो एसएलई है, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस, ये कॉमन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में ज़्यादा समस्या आती है। अब एसएलई का मतलब जैसे कि सिस्टमिक है, सिस्टमिक मतलब है कि ये बीमारी शरीर के बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में अफेक्ट करती है। जो बाकी की ऑटोइम्यून बीमारियां हैं, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या सोरियासिस हो या ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस हो या एडिसन डिजीज हो, उसमें शरीर का कोई एक ही हिस्सा अफेक्ट होता है। एसएलई में शरीर के मल्टीपल हिस्से इसलिए अफेक्ट होते हैं कि ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की ऑटोइम्यून बीमारी है जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें जो एंटीबॉडी बनती है वो शरीर के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर प्रोटीन के अगेंस्ट में बनती है। फिर ये एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों मिला के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और शरीर के अलग अलग हिस्से में जाके डिपॉजिट होते हैं, फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कराते हैं। तो ये बाकी ऑटोइम्यून बीमारी से इस सेंस में अलग है कि ये शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित करती है और इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है। मतलब जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन के साथ मिलकर शरीर के हिस्से में घूमती है अलग अलग जगह ब्लड के द्वारा और किसी भी आर्गन को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए इस बीमारी के लक्षण को पहचानना, उसको डायग्नोस करना, ये सब बहुत कठिन पड़ता है क्योंकि जितने भी तरह के पेशेंट रहेंगे एसएलई के, सबको अलग अलग तरह के लक्षण आते हैं और कोई स्पेसिफिक हमारे पास टेस्ट भी नहीं है एसएलई के खिलाफ की एक टेस्ट हमने किया और ये कन्फर्म हो गई। काफ़ी तरह के टेस्ट होते हैं जिनको किया जाता है और लक्षण इन सबको मिला के फिर इसकी डायग्नोसिस बनती है। तो अब लक्षणों की बात करते हैं कि इस बीमारी में किस तरीके से लक्षण आते हैं और कैसे पहचानना है। तो इस बीमारी का जो लक्षण होता है, इसमें 2 तरीके से हम लक्षणों को समझेंगे। एक तो जनरल सिम्टम्स हैं जो कि सारे पेशेंट में आ सकते हैं थोड़े बहुत, और एक आर्गन स्पेसिफिक है, मतलब बीमारी ने शरीर के किस हिस्से को प्रभावित किया है। जो जनरल सिम्टम्स है उसमें कमजोरी है, फटीग है, बिना किसी वजह के कमजोरी होना, स्पेशली 15 से लेकर 45 साल के बीच की महिलाओं में। ये बीमारी महिलाओं में काफ़ी कॉमन है, इतनी कॉमन है कि जब 10 महिलाओं को होती है तो 1 पुरुष को होती है। 10:1 का रेशियो है। और जो एज की बात करें तो ये 15 से लेके 45 साल के बीच में होती है, मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को ये अफेक्ट करती है। तो ऐसी किसी महिला को जिनकी एज 15 से 45 साल के बीच है, बिना वजह उनको बहुत थकान लग रही है, स्किन में रैशेस आ रहे हैं, स्पेशली यहाँ चेहरे पे बटरफ्लाई रैश आते हैं, रैश आ रहा है, थकान लग रही है, फीवर हो रहा है, पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में सूजन हो रहा है, अगर इस तरह के लक्षण हैं तो वो एसएलई हो सकते हैं। मतलब किसी महिला को कमजोरी, बुखार आना, स्किन में रैशेस आ जाना, घुटने में दर्द होना, बाल झड़ जाना, इस तरह के लक्षण है और डायग्नोसिस नहीं बन रही है, उस केसेस में ये ऑटो इम्यून एसएलई की बीमारी सस्पेक्टेड रहती है।
तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं। और अगर आर्गन स्पेसिफिक लक्षण की बात करें तो अगर किसी के बालों में हो रही तो बाल झड़ जाएंगे, स्किन में हो रहे तो स्किन में रैसेस आएंगे, फोटो सेंसिटिविटी रहती है मतलब सन एक्सपोजर में पूरे शरीर में जलन आ जाती है और रेड स्पॉट आ जाते हैं या रैसेस आ जाते हैं। अगर हार्ट में हो रही है तो हार्ट से संबंधित दिक्कत जैसे कि अथेरोस्क्लेरोसिस होना या हार्ट अटैक होना या हार्ट के चारों तरफ पानी भर जाना, पेरिकार्डियम है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, हार्ट के लगभग ये सारे लेयर को अफेक्ट करती है। ऐसे ही फेफड़े में इन्वॉल्वमेंट होता है तो फेफड़े के अंदर प्लूराइटिस होती है मतलब जोर से सांस लेने में छाती में दर्द होता है। किडनी में कई बार इसका असर आता है तो प्रोटीनूरिया हो जाना, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाना, जॉइंट्स में आर्थराइटिस हो जाना। इसके अलावा ब्रेन के अंदर इसका असर आता है तो सीजर आना, एंजाइटी होना, साइकोसिस हो जाना। ब्लड में अगर इसका असर आता है तो ब्लड के सेल्स कम हो जाते हैं, खून की कमी हो जाना, प्लेटलेट कम हो जाना, न्यूट्रोफिल का कम हो जाना, मुंह के अंदर अल्सर बन सकता है, घाव बन सकता है। तो ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में प्रभावित करती है, जहाँ पे प्रभावित करेगी वहाँ से आर्गन स्पेसिफिक लक्षण आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह के लक्षण आ जाते हैं, इसलिए इस बीमारी को पहचानना मुश्किल होता है। अगर कारण की बात करें तो ऑटोइम्यून बीमारी है तो कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है। जो रिस्क फैक्टर बताए जाते हैं या जो रिस्क फैक्टर रिसर्च में मिले हैं, एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग है या सन एक्सपोजर की वजह से, टॉक्सिन केमिकल की वजह से ये एसएलई की बीमारी होती है, बीमारी बढ़ जाती है। दूसरा इसमें हार्मोनल इफेक्ट है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने की वजह से होती है जैसे कि फीमेल्स में होती है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, टीबी की दवाइयाँ हैं, टीएनएफ अल्फा एंटागोनिस्ट है, इस तरह की दवाइयों के कारण भी होता है और खाने में बदलाव के कारण। तो ये महिलाओं में काफ़ी कॉमन होती है, बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, पुरुषों के मुकाबले 15 से 45 साल के बीच में होती है। और इसमें फैमिली हिस्ट्री देखी गई है, मतलब कि आनुवंशिक बीमारी है, पारिवारिक बीमारी, अगर किसी के फैमिली में है तो उनके बच्चे में होने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखना कि इसमें बहुत ज़्यादा संभावना नहीं बढ़ती, परिवार में अगर किसी को है तो मतलब जीन से संबंधित बीमारी है, ये कारणों में से आता है। एग्जैक्टली किस कारण से होती है वो नहीं पता है, इसलिए इस बीमारी से 100% केस में ना तो बचा जा सकता है ना ही 100% केस में इसका इलाज संभव है। अब जाते हैं कि एसएलई को कैसे डायग्नोज करना है, इसको कैसे पहचानना है, के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन है। तो ये सिस्टमिक डिजीज है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में हो सकती है और आपको ये समझना है कि इसकी जो जांच है वो कोई एक सिंगल टेस्ट ऐसा नहीं है जिसकी मदद से इसको डायग्नोज किया जा सके। किसी को एसएलई हो गया है कि नहीं हुआ, इसमें खून की कुछ जाँचें हैं, स्किन की बायोप्सी है, किडनी की बायोप्सी और साथ में लक्षण है। तो लक्षण और जांचें मिला के इसकी डायग्नोसिस बनती है, इसलिए बहुत सारे लोगों को एसएलई होता है लेकिन उनको पता नहीं चलता। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसमें जो एक कॉमन ब्लड टेस्ट होता है एएनए टेस्ट है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट है, जो एसएलई के बहुत सारे मरीजों में या लगभग 90% से ज़्यादा पेशेंट्स में पॉजिटिव आता है। प्रॉब्लम यह है कि जो एएनए टेस्ट है वो स्पेसिफिक नहीं है, मतलब बहुत सारी बीमारियों में एएनए टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है, एसएलई के अलावा भी। ये सबसे बेकार बात है। और कुछ और एंटीबॉडी टेस्टिंग की बात करें तो एक एंटी स्मिथ एंटीबॉडी टेस्ट होता है जो थोड़ा स्पेसिफिक होता है, एक एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडी टेस्ट होता है जो भी थोड़ा स्पेसिफिक होता है एसएलई के लिए। इसके अलावा एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी टेस्ट जिसमें एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी है, लूपस एंटीकोआगुलेंट है। तो इस तरीके के ब्लड के टेस्ट हो गए। फिर स्किन की बायोप्सी कर सकते हैं, अगर स्किन में कहीं पे इसका एसएलई का इन्वॉल्वमेंट हुआ है या किसी को किडनी की एसएलई लग रही है, किडनी की एसएलई लग रही है तो किडनी की बायोप्सी ले सकते हैं। और कई बार अगर किडनी में एसएलई सस्पेक्टेड है, लूपस नेफ्राइटिस सस्पेक्टेड है, तो कॉम्प्लीमेंट C3 और C4 का लेवल कराया जाता है। C3 और C4 का लेवल कम हो जाता है एसएलई के पेशेंट में। तो ये जांचें हैं जिनके आधार पे और साथ में लक्षणों को, इन दोनों को मिला के किसी को एसएलई है कि नहीं है वो डायग्नोज किया जाता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं है जिसके बेसिस पे एसएलई डायग्नोज हो। अब हम लोग एसएलई के इलाज को समझते हैं कि एसएलई अगर किसी महिला को है तो उनको क्या इलाज करना है, या किसी को भी एसएलई है, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस है, तो उनको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ऑटोइम्यून बीमारी है जो कि लगभग जीवन भर चलती है, आती है जाती है। कई बार किसी को आ गई, दवाई लिया तो सबसाइड हो गई, फिर काफ़ी दिनों बाद आई है किसी की, हो सकता है कि ऐसी ठीक हो जाए कि बहुत हल्के लक्षण हो, और कुछ लोगों के में लक्षण हल्के हल्के बने रह सकते हैं। तो ये बीमारी लंबे समय तक चलेगी या जीवन भर चलेगी, थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेमेशन बना रह सकता है, और जिस आर्गन में इसका अफेक्ट आएगा उस आर्गन के संबंधित इलाज होगा
और एक जनरल इलाज होगा। तो इसमें इलाज के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, एक है दवाइयाँ और दूसरा दिनचर्या में बदलाव। दिनचर्या में बदलाव में ऐसा है कि ट्रिगर को अवॉइड करना है, जिस कारण से बीमारी होती है उससे बचना है। तो उसके लिए सन एक्सपोजर जैसे है, इसके अलावा स्मोकिंग है, वज़न को आपको कम करना है, खाने को दुरुस्त करना है, मतलब हेल्दी डाइट जिसमें फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स और सलाद होती है खाना है, ग्रेन्स घर के बने जो अनाज हैं, रोटी सब्जी चावल है, रोटी है, ये सारे खाने हैं। जो मार्केट की चीज़ें हैं, जो नॉन वेज है, जो दूध और दूध से बनी चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादा तली भुनी होती हैं, जिसमें मैदा है, जिसमें शक्कर है, उनसे बचना है। तो दिनचर्या में बदलाव हो गया। और दवाइयों की बात करें तो इसमें दवाइयाँ दो तरीके की चलती है। एक तो इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करती है, जैसे जहाँ पे ये बीमारी होगी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है, सेल्स आ जाते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स, उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड दी जाती है, जैसे कि प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन, जो स्टेरॉइड खाने के लिए दी जाती है। और दूसरी कैटेगरी है दवाइयों की जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन है, मतलब शरीर के जो इम्यून सेल्स बन रहे हैं, जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहे हैं, इसको कम कर देती है। तो इम्यूनोसप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है जो सिली के पेशेंट में चलती है, कुछ लंबी भी चल सकती है, 3-4 साल चल सकती है, कुछ लोगों को काफ़ी दिनों तक चल सकती है। तो इम्यूनोसप्रेसिव दवाई एक तो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जो कि एक एंटी मलेरिया ड्रग है, लेकिन ये ऑटो एंटीबॉडी की बीमारी में चलती है। तो बहुत सारी ऑटो एंटीबॉडी बीमारी में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दी जाती है, काफ़ी सेफ ड्रग है, काफ़ी इफेक्टिव हो, एसिली में दी जाती है। इसके अलावा एजाथियोफिन है या माइकोफिनोलेट मोफ्टिल है, तो ये भी इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन है, जो कि अपने शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। क्योंकि बीमारी ऑटो एंटीबॉडी की वजह से हो रही है या ऑटो इम्यूनिटी की वजह से बन रही है, तो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट उनका रोल हो जाता है। और स्टेरॉइड का, ये दवाइयाँ डॉक्टर आपको कितनी सीवियरिटी है, किस आर्गन में इसका इफेक्ट आया, उस हिसाब से देते हैं। इसके अलावा फिर जिस आर्गन में जैसी बीमारी, उस तरीके का ट्रीटमेंट चलता है। जैसे किसी को अर्थराइटिस की बीमारी है तो हड्डियों से या जॉइंट से संबंधित और भी कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी। जैसे किसी के बाल में दिक्कत है तो उस तरीके की दवाइयाँ, स्किन में है तो कुछ लोशन वगैरह, किडनी में है तो कोई और दवाई, ब्लड प्रेशर वगैरह की दवाई, अगर हार्ट में हो रहा है या किसी को के फेफड़े में हो रहा है, तो जो इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ दी जाती हैं वो स्टेरॉइड के साथ में इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन है। तो ये हो गई दवाइयाँ। और दिनचर्या में बदलाव, यही इलाज होता है। सारे पेशेंट को यही समझना है कि ये बीमारी से बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर को मिलें और उनसे इलाज प्रॉपर लें, सारे पेशेंट में आराम मिल जाता है। काफ़ी सारे लोग इस बीमारी के कारण मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसमें परेशान होने की बात नहीं, बस इलाज समझ लिया है, फिर थोड़े दिन बाद आप अपने आप समझ जाओगे कि बीमारी का पैटर्न क्या है, कब आती है, कब चली जाती है, कितनी मेंटेन रहती है। अगर आप सिम्टम्स को कंट्रोल कर पाते हो तो इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि इस बीमारी से शरीर में क्या नुकसान हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इस बीमारी में ये समझना है कि शरीर के अलग अलग चूँकि हिस्से में अफेक्ट करती है, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन एक तो हार्ट से संबंधित हो सकता है कि हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है, या फेफड़े में हो सकता है, फेफड़े में पानी भर सकता है। इसके अलावा इसमें अथेरोस्क्लेरोसिस की संभावना बढ़ जाती है, किडनी फेलियर की संभावना बढ़ जाती है, लूपस नेफ्राइटिस होती है। तो इस तरीके से समस्या आती है। जो मेन समस्या है, एक तो किडनी के अंदर, हार्ट के अंदर और लंग्स के अंदर, ये 3 मेजर आर्गन है। इसके अलावा जॉइंट्स में होगी तो जॉइंट्स डैमेज हो सकता है, स्किन में कई बार स्कार बन जाता है या बाल झड़ सकते हैं। तो इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन अगर आप दवाइयाँ लेते हो तो इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो, लक्षण को आप कम से कम कर सकते हो। अगर बचने की बात करें कि क्या इस बीमारी से बचा जा सकता है, प्रिवेंशन है, तो प्रिवेंशन ऑटो इम्यून बीमारी से 100% केस में नहीं पॉसिबल रहता। आप इसके जो रिस्क फैक्टर हैं उनको अगर अवॉइड करोगे तो बीमारी की सीवियरिटी कम हो जाएगी और होने की संभावना भी कम हो जाएगी। लेकिन 100% केस में इससे नहीं बचा जा सकता है। किसको हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, कहना मुश्किल रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि फैमिली हिस्ट्री है, कुछ इन्फेक्शन है, दवाइयों का असर है, लाइफ स्टाइल में चेंजेस है, सन एक्सपोजर है, टॉक्सिन्स है, इन सब की वजह से होती है। तो इनको अवॉइड करें तो हो सकता है कि थोड़ा कम चांसेस रहे, लेकिन 100% केस में बच सकते हैं ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो ये सारा एसएलई के बारे में जानकारी है। अगर किसी को होगी तो उनको अपनी इस बीमारी को समझने में और इसके इलाज या इसके मैनेजमेंट में मदद मिलेगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।